Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing good. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम टॉपिक वाइज आपके सीडीपी के सिलेबस को कवर करेंगे विद एमसीक्यूज कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। एक टॉपिक हमारा हो चुका है जिसमें मैंने वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल अप्रोच को कवर किया था। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, किस तरह की उसमें काम किया गया है, किन चीज़ों पे काम किया गया है और किस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में अभी तक रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि हमारा HP JBT कमीशन का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं, आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, PDF नोट्स रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, लाइव डाउट सेशन आपका इसमें रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा। इसी के साथ साथ HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल का और आर्ट्स के दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो भी बैच लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा। कोर्सेज में जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज तैयार हो चुकी है। 10 टेस्ट आपके इसमें टोटल रहेंगे जो आपको 499 में मिल रहे हैं। 10 टेस्ट के साथ HPGK के नोट्स 799 में आपको मिलेंगे। जो भी बच्चे ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप पे जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो। आज मैंने जैसे आपको बोला कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, उसको मैं आपको बताऊंगी और किस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पियाजे जो थे वो आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जिस तरह से वाइगोस्की आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो उसी तरह से आपके जो पियाजे हैं वो स्विस साइकोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको कहा जाता है क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि बच्चा एक्टिव रह के क्या करते हैं, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो जीन पियाजे को ही चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने नए नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए उन्होंने चाइल्ड को क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, बट वाइगोस्की कहते थे कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि ये एज को महत्ता देते हैं और वाइगोस्की एज को महत्व नहीं देते थे। वो कहते हैं कि बच्चे का विकास किसी भी चरण पे हो सकता है, बट जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे का विकास क्या होगा, एक एज के हिसाब से होगा। तो एज को इन्होंने क्या दी है, इंपॉर्टेंस दी है। तो ये कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए क्योंकि स्टेजेस के हिसाब से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। थॉट प्रोसीड्स लर्न, पियाजे मानते हैं कि पहले थॉट आता है, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू करता है। तो ये पियाजे के कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से आपके क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। इससे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पियाजे क्या कहते हैं और वाइगोस्की क्या कहते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी आपसे पूछ लिया जाता है और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं तो पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए थे, किसके, कॉग्निटिव प्रोसेस की, ठीक है जी। कॉग्निटिव प्रोसेस के 4 फैक्टर्स दिए थे। फर्स्ट था मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है जी। मैचुरेशन के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मैचुरेशन है, परिपक्वता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक उम्र के साथ बच्चा क्या है, सीखता है, इसलिए उन्होंने इसको स्टेजेस में डिवाइड किया है। वो कहते हैं कि एक एज के हिसाब से बच्चा क्या करेगा, उसकी समझ बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप हमारे करिकुलम को देख ले, एक करिकुलम जो है वो एक उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए सेट किया जाता है, बुक्स उस हिसाब से सेट की जाती हैं। अगर आप बच्चों को 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन्हें समझ सके उस लेवल पे जो 12th क्लास का बच्चा उन चीजों को समझ पाएगा। तो बायोलॉजिकल एक मैचुरेशन इन्होंने कहा है, ठीक है जी।
क्योंकि इन्होंने किस पे ज्यादा फोकस किया, हेरिडिटी पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। एक्सपीरियंस के लिए वो क्या कहते हैं कि बच्चा अनुभव के साथ सीखता है, चीजों को एक्टिविटी करके। इसलिए उन्होंने क्या क्या है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है कि वो बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करते हैं, फिर वो उनका एक्सपीरियंस करते हैं, जिस वजह से बच्चे वो नॉलेज, अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी पे उन्होंने क्या किया है, फोकस किया है। ठीक है जी। अब सोशलाइजेशन की बात करें तो पियाजे ने सोशलाइजेशन को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया है, इसको किसने महत्व दी है, वाइगोस्की। ठीक है जी। वो समाज के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं, बट इतनी ज्यादा इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके भी चीजों को सीखता है। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रेशन, जिसको आप इजी वे में क्या समझ सकते हैं, बैलेंस। ठीक है जी। बैलेंस बनाना, आपके जो चीजें आप सीख रहे हैं, कुछ पुरानी चीजें और नई चीजों के बीच का जो आप कहते हैं बैलेंस रहता है, उसको इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रेशन में कौन सी चीजें शामिल है, आपकी अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। अडेप्टेशन, आप किसी नई चीजों को अडेप्ट करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन आपके स्कीमा। अगर स्कीमा की मैं बात करूं, ठीक है जी, स्कीमा क्या रहता है, स्कीमा रहता है एक रूम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। कि जैसे आपके स्कीमा में, हमारे स्कीमा में क्या होता है कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं, वो हमारे स्कीमा में ऐड होती जाती हैं। और अगर हमने पुरानी कोई चीज सीखी है और वो गलत है, बाद में हम उसको सही करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। तो एडेप्टेशन में दो चीजें शामिल है, पहला है एकोमोडेशन, दूसरा है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या फर्क है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले एसिमिलेशन का मतलब है जब हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, ऐड न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। और एकोमोडेशन कहा जाता है जब हम उस जो हमने एसिमिलेट किया है इंफॉर्मेशन को, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है जी। मॉडिफाई किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं उसको कहा जाता है एकोमोडेशन। सो ये प्रोसेस रहता है, 4 फैक्टर्स हैं जो कॉग्निटिव प्रोसेस के, किसने दिए हैं, जीन पियाजे ने दिया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रेशन से आपको क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे एकोमोडेशन से पूछा जाए, चाहे एसिमिलेशन से पूछा जाए, अडेप्टेशन से पूछा जाए, या ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाए। तो ये फैक्टर्स आपको समझना बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेक्शन पे वाइगोस्की ने ज्यादा बात की है बजाय के पियाजे ने। तो ये एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैचुरेशन हो गया, इन चीजों को आपने समझना है। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हम हर बार इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। एसिमिलेशन को समझते हैं। एसिमिलेशन होता है जब हम किसी न्यू नॉलेज को हम ऐड करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आसमान में पक्षी उड़ रहा है तो बच्चा देखेगा और बच्चे को पता नहीं है कि ये क्या चीज है। अब उसकी मदर उसको बताएगी कि आसमान में जो उड़ रहा है वो बर्ड है। ठीक है जी। उसने अपने माइंड में ये चीजें ऐड कर ली, उसने इंफॉर्मेशन क्या कर ली, ऐड कर ली। ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर ली कि हाँ ठीक है, जो आसमान में उड़ रहा है वो बर्ड है। उसने क्या किया, उसको इक्विलिब्रियम किया, बैलेंस बन गया, एक बैलेंस बन गया उसके स्कीमा में। ठीक है, कि आसमान में जो उड़ रहा है वो बर्ड होता है। ठीक है जी। अब न्यू सिचुएशन आती है, कुछ टाइम बाद वो क्या देखते हैं कि आसमान से एरोप्लेन जा रहा होता है। ठीक है जी। तो वो उसको भी क्या बोलने लग जाती है कि ये भी क्या है, बर्ड जा रहा है। ठीक है जी। अब जब वो कहती है कि ये बर्ड जा रहा है, तो उसकी मदर उसको रोक के कहती है कि नहीं बेटे, ये क्या है, बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है। ठीक है जी। एरोप्लेन है। अब क्या हो गया, न्यू सिचुएशन आई, तो क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम, यानी डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस हो गया, स्कीमा में डिसबैलेंस हो गया कि पहले तो कुछ और था, अब कुछ और है, तो डिसबैलेंस हो गया। उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, उसने मॉडिफाई किया कि हाँ ठीक है, हर एक चीज जो आसमान से गुजरेगी वो बर्ड नहीं होगा। तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, उसने क्या किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किया, किसमें मॉडिफाई किया, अपने स्कीमा में, और उसको क्या किया, एकोमोडेट किया। एकोमोडेट कर लिया उसने कि हाँ ठीक है, ये बर्ड होता है और ये क्या रहता है, एरोप्लेन रहता है, जो दोनों किससे जाते हैं, आसमान से जाते हैं।
तो ये आपकी ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का प्रोसेस ये रहता है, जिसके बीच में आपका क्या रहता है, जो दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इजी वे में आप समझेंगे बैलेंस जिसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंसेप्ट है, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है। अब हम आते हैं स्टेजेस पे। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी स्टेजेस है? फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज में हमारी आ जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज। जो बच्चे बर्थ से 2 साल तक की उम्र में रहते हैं वो आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। सेकेंड स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 साल तक के जो बच्चे रहेंगे वो रहेंगे आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और थर्ड आपकी आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल तक के जो बच्चे रहेंगे वो रहेंगे हमारे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और फोर्थ स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11 साल तक से ऊपर के जो बच्चे रहेंगे वो रहेंगे हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी स्टेज पे बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या वो ऑब्जर्व करते हैं, कौन कौन सी नई सिचुएशन के बारे में वो जानते हैं। फर्स्ट स्टेज पे आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ टू 2 ईयर तक रहेगी। उस स्टेज में बच्चे क्या है, सेंसेस से सीखेंगे, यानी जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे वो क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है जी, और मोटर एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है जी, जो भी एक्टिविटीज मोटर एक्टिविटीज, हाथ चलाना, पैर चलाना, तो ये सब चीजें जो है वो बच्चे कहाँ सीखेंगे, वो बच्चे सीखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज में। सेकंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज पे बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के प्रति उसमें क्या आ जाता है, समझ आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है, यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है और उसके लिए एग्जिस्ट करती हैं, तो वो जो आता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस में आता है। ये आ जाता है आपके 9 से 10 महीने का जब बच्चा रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। जेफ्रेड इमिटेशन, यानी क्या करते हैं बच्चे, दूसरों को देख के नकल करते हैं, यानी जो बड़ा कर रहा होगा वो भी सेम टू सेम वैसी ही चीजें करने लग जाएंगे, तो जेफ्रेड इमिटेशन में ये आ जाएगा। सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो है आपकी 2 से 7 साल तक की। इस एज में बच्चे में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब इलॉजिकल रीजनिंग उनमें आ जाती है, वो अपने तर्क देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो ये आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री गैंग एज इसको कहा जाएगा। इरिवर्सिबिलिटी इसमें इस एज में रहती है कि बच्चे चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को कहेंगे इस एज में कि आप 100 से 1 तक बैक काउंटिंग करें, तो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। कुछ 1% स्टूडेंट बच्चे रहते हैं जो रिवर्स कर पाते हैं, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। अगर आप बच्चों को कहेंगे कि 2 3 जा 6 रहता है, तो अगर आप उनसे वापस पूछेंगे कि 3 2 जा कितना रहेगा, तो वो उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट भी इसमें रहेगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ईगोसेंट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ईगोसेंट्रिक रहता है, बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही बिल्कुल सही है, वो किसी और की बातों पे यकीन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई अगर छोटा बच्चा है, इस उम्र तक का बच्चा है, और एक बड़ा बच्चा है जो क्या है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में है, अगर वो रोता है तो वो छोटे बच्चे के पास अगर कोई टॉय है ना, तो वो क्या करेगा, उसको देने की कोशिश करेगा कि आप ये ले लो, ताकि वो चुप कर जाए। ईगोसेंट्रिज्म है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ही बिल्कुल सही है। तो ईगोसेंट्रिक जो बच्चा है वो इस स्टेज में रहता है। एनिमिज्म, यानी सजीव और निर्जीव चीजों में वो अंतर नहीं कर पाता है। इस उम्र में जो बच्चा रहता है, अगर मान लीजिए उसको किसी चेयर से लग जाती है, उसको किसी भी चीज पे लग जाती है, जमीन पे गिर जाता है और वो रोने लग जाता है, अब उसकी मदर या जो भी घर में बड़ा है वो क्या करेगा, उसको टेबल को ऐसे मारेगा। अब टेबल को मारेगा तो वो उसको क्या कहेगा कि इसको भी लग गई, अब आप चुप हो जाओ। और बच्चा क्या करता है, वो चुप हो जाता है। हम प्रैक्टिकली हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। तो ये जो 3 कंसेप्ट है, ईगोसेंट्रिक, एनिमिज्म और इरिवर्सिबिलिटी, इससे क्या है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। टॉय एज भी इसको कहा गया है कि टॉय एज का कौन सी एज में बच्चे टॉय एज में रहते हैं, तो वो रहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो बच्चे 7 से 11 तक की उम्र के रहते हैं। ठीक है जी, उनमें लॉजिक बिगिन अबाउट कंक्रीट थिंग्स, उनमें लॉजिक आ जाता है कंक्रीट थिंग्स के लिए, जो मूर्त चीजें रहती हैं, यानी जिनको टच कर सकते हैं, तो लॉजिक आना उनमें शुरू हो जाता है, वो चीजों में लॉजिक देने शुरू कर देते हैं। सिंपल लॉजिक का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने टिक करना है सिर्फ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी,
चीजों को रिवर्स करना शुरू कर देगा कि वो समझ जाएगा कि हाँ अगर 5 2 जा 10 है तो 2 5 जा भी 10 होता है। मतलब इस तरह से वो चीजों को रिवर्स करना शुरू कर देगा, यानी वो समझ लेगा कि कौन सी चीज किस एरिया में रहती है, ये बड़ी है या ये छोटी है, तो वो रिवर्सिबिलिटी उसमें आनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है CCS यानी कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सेरिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ध्यान से समझना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। कंजर्वेशन आपका रहता है जब बच्चा क्या कर लेता है, एक चीजों के बीच में डिफरेंस को समझना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक मैंने मग में पानी रखा है, ठीक है जी, इसमें आपका 100 ml पानी आता है, ठीक है जी। एक मग मैंने यहां रखा है, इसमें भी क्या है 100 ml पानी रहता है, ठीक है जी। एक सेकेंड, इसमें भी आपका क्या रहेगा 100 ml पानी रहेगा, ठीक है जी। अब बच्चा ये समझ जाएगा कि अगर चौड़ाई में ये ज्यादा है बट ये लंबाई में ज्यादा है, ठीक है जी, वो समझ जाएगा कि दोनों में बराबर है, उसमें क्या आ जाएगा कंजर्वेशन आ जाएगा, चीजों के बीच में बैलेंस बनना, शेप साइज के हिसाब से वो समझना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफाई करना शुरू कर देगा। अगर मैं उनको कहूंगी कि इस तरह के जो बॉक्सेस हैं वो एक तरफ रखने हैं, ये वाले एक तरफ रखने हैं, ब्लैक कलर रेड कलर जो है वो एक तरफ रखने हैं, ब्लैक कलर एक तरफ रखने हैं, तो क्लासिफिकेशन करना उसको आ जाता है इस उम्र में। सीरिएशन की बात करूं, चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, कि उसको कहें कि छोटी से बड़ी लगानी है फिर उससे बड़ी लगानी है, या पहले बड़ी लगानी है उससे छोटी, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में वो इनको लगाना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बनाओ, इन्हें नोट डाउन करो, जो मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से आपके पेपर में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से मैं आपको एक कंसेप्ट करवा रही हूँ। लास्ट स्टेज जो रहती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपके 11 साल से ज्यादा तक के जो बच्चे हैं वो इस स्टेज में रहेंगे। इस स्टेज को गैंग एज कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैंग एज कौन सी स्टेज पे बच्चे रहते हैं, जो गैंग एज में रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके 11 से अबव वाले जो स्टूडेंट फॉर्मल ऑपरेशनल में आएंगे वो रहेंगे हमारे गैंग एज में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, अमूर्त चिंतन आ जाएगा कि ठीक है आपको टच करके कंक्रीट चीजों से ही चीजें नहीं समझनी है, एब्स्ट्रैक्टली माइंड में वो सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर देते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग उनमें आ जाती है, ठीक है जी, चीजों को डिडक्ट करने, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, हाइपोथेसिस बनाना वो शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम करना शुरू कर देते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है वो भी आपकी इसी उसमें, हाइपोथेसिस जो है वो भी आपकी फॉर्मल ऑपरेशन में आ जाएगी। डिडक्टिव और हाइपोथेसिस को मिला के आपकी क्या बन जाएगी, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग। वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, किस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग जो आती है वो भी आपकी इसी स्टेज में आती है, ठीक है जी। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो भी बच्चे की इसी स्टेज में आ जाएगी। तो इस तरह के आपकी ये 4 स्टेजेस रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो पूछा जाएगा कि सेंसेस कौन सी स्टेज में बच्चा सेंसेस के थ्रू वर्क करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस से पूछ लेंगे, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी पूछ लेंगे, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, टॉयज, लॉजिक सिर्फ कब आता है, रिवर्सिबिलिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर लो। इवन आप सब नोट डाउन करते हैं, ये सभी कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव और हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कब आती है, वो भी आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो इस तरह से आपकी ये प्याजे की 4 स्टेजेस रहती है। ये देखिए इस तरह से बच्चा इस स्टेज पे रहता है तो वो ये समझता है कि हाँ इसमें कुछ है, वो समझ लेता है पानी क्या है। इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन वेरिएशन आ जाता है कि दो अगर एक चौड़ाई में है एक लंबाई में है तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्वल मात्रा में पानी रहेगा। ये समझ लेगा कि हाफ एम्प्टी है हाफ फुल है, ये हाफ और फुल के बीच का डिफरेंस समझ लेगा। लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम 10 क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय,
यानी जो आपकी बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न किसके द्वारा की जाती है? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग। राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। देखिए जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको ही कॉग्निटिव कहा जाएगा। कॉग्निटिव क्या होता है? कोग्निशन, जिसमें आपकी क्या आ जाती है? रीजनिंग, ठीक है जी, जिसमें आपकी आ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब चीजें आपके कोग्निशन में आ जाती हैं। ठीक है, जब आप कॉग्निटिवली मींस आपकी जो मेंटल एबिलिटीज हैं, स्किल्स, मेंटल स्किल्स जो रहती हैं, लाइक आपकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बहुत सारी और चीज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है जी, तो ये आपकी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। Retrieving hidden object is evidence that infants have begun master which of the following cognitive function। यानी अगर चीजें छुपी हुई हैं, मान लीजिए कि अगर चीजें उनके सामने नहीं है बट वो समझते हैं कि हाँ अगर चीज हमारी है तो उनके लिए वो एग्जिस्ट करती है, अगर चीज छुपी है तो वो क्या करेगी उनके लिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो ये रखेगी कि हाँ अगर वो चीज छुपी है कोई बात नहीं, उनके लिए एग्जिस्ट करती है, तो वो आती है आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस में। ये मैंने आपको करवाया, इस तरह का क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स इज अ मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ, यानी प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की एक प्रमुख क्षमता किस एज में, किस स्टेज पे रहती है? सेंसरी, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट और फॉर्मल। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे सिंबल्स का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जब वो 2 से 7 साल तक के रहते हैं। ठीक है जी, अब सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे? जैसे हम करते हैं ना कि बाय हाथ हिलाए, तो सिंबल्स एक जेस्चर समझना शुरू कर देते हैं, बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि अगर डॉक्टर, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो वो किचन वाला खेलते हैं, किचन के सेट आते हैं, घर खेलते हैं, टीचर खेलते हैं, तो वो सिंबल्स को समझना शुरू कर देते हैं। अगर ये सिंबल शो कर रहा है तो इसका मतलब कुछ है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन, सेरिएशन, ये सब चीजें जो है वो कंक्रीट में आ जाएंगी, जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do most children understand conservation, seriation and categorization? इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, तो आप सब जानते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो रहती है, ठीक है जी, जब बच्चा 7 से 12 साल तक की उम्र में रहता है उसमें ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं, उन चीजों को समझने, डिफरेंस समझने शुरू कर देता है उनके सेज शेप के हिसाब से। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है द कोग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड जो रहता है जिसमें बच्चा कौन सी एज पे रहेगा? 2 to 7। कौन सी अवधि, मतलब संचालन में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता? हाइपोथेटिको डिडक्टिव, आप सब जानते हैं कि ये फॉर्मल में आ जाएगी। ठीक है जी, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपकी आ जाएगी फॉर्मल में। एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन, तो गोल डायरेक्शन जो है वो भी आप सेंसरी में काउंट करेंगे। और आप क्या समझते हैं कि टेक अदर्स ओपिनियन, वो बेशक ईगोसेंट्रिक होता है पर दूसरों के ओपिनियन से वो समझना शुरू कर देता है। अगर वो कोई चीज आप उन्हें समझाएंगे तो वो दूसरों के ओपिनियन समझने और देने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग की बात की है तो ये तो वाइगॉस की बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपका वैसे ही कट हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स की बात ही नहीं की है, ना ही पियाजे ने ना ही वाइगॉस्की ने। तो प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है जी, अडेप्टेशन, चीजों को अडेप्ट करते हैं, उन्हें मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? एसिमिलेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो उन्हें बैलेंस में लेके आएंगे, इक्विलिब्रियम होगा, उसके बाद उन्हें मॉडिफाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और क्या करेंगे? एकोमोडेट करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन आपका इसमें आ जाएगा। Which of the following statement is correct for theories given by Jean Piaget and Lawrence Kohlberg? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है कि जीन पियाजे की जो और लॉरेंस कॉल्बर्ग की थ्योरी है, उन दोनों में किस चीज के बारे में कथन उनका सही है? बोथ have given theories of
कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग अडल्ट्स की, दोनों ने अडल्ट्स के लिए क्या किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो आप सब जानते हैं कि इसने जो लॉरेंस कॉल्बर्ग है उन्होंने मॉरल दी है और इन्होंने क्या दिया, कॉग्निटिव। ठीक है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो फर्स्ट तो आपका वैसे कट हो जाएगा। बोथ थ्योरीज हैव 8 पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, 8 पैटर्न नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो पियाजे है उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं और लॉरेंस कॉल्बर्ग ने 6 स्टेजेस दी हैं। बोथ थ्योरीज आर लिमिटेड टू द मिडल चाइल्डहुड डेवलपमेंट पीरियड। मिडल चाइल्डहुड 6 से 8 या 6 से 9 तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ थ्योरीज आर स्टेजेस थ्योरी, बिल्कुल दोनों की थ्योरी जो है वो स्टेजेस पे बेस्ड है। तो डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, यानी पुराने मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एक सेकेंड, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसमें क्या करना है, नई इंफॉर्मेशन को जब ऐड करते हैं, एकोमोडेट, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको कहा जाएगा एसिमिलेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है और रीजन दिया है। सरला अ 6 year old कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सेरिएशन। सरला 6 साल की है और कंजर्वेशन और सेरिएशन के टास्क वो नहीं कंप्लीट कर पाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिसमें कंजर्वेशन और सेरिएशन आता है वो आता है आपकी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, जिसमें बच्चा कौन सी एज में रहता है, 7 से 12 साल तक। तो सरला 6 साल की है, मतलब प्री ऑपरेशन में तो बिल्कुल नहीं आएगा। रीजन दिया है, चिल्ड्रन इन प्री कंक्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं कर पाते हैं इस स्टेज में, प्री कंक्रीट में, प्री ऑपरेशन में। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी सही हो जाएंगे। और आर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन जीन पियाजेस थ्योरी अ चाइल्ड हु परसीव्स कार टू बी अलाइव बिकॉज इट मूव्स इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, मतलब कि पियाजे की थ्योरी है जो चाइल्ड की, उसमें बच्चा क्या करता है, कार को क्या करता है, एक उसको सजीव मान लेता है बच्चा, क्योंकि वो चलती है। तो ये किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये दिखा रहा है आपका एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी और सेरिएशन। एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिज्म जो है वो आपका कौन सी स्टेज में, मैंने आपको बता दी, इसमें बच्चा ये समझना शुरू कर देता है कि जो निर्जीव चीजें हैं वो भी सजीव है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर, बच्चा समझता है कि जो कार है अगर वो चल रही है तो वो क्या है, सजीव है। ठीक है जी। तो एनिमिज्म वाला जो फैक्टर है वो इसमें रहता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन आपको लगे आज के, और किस तरह का कंसेप्ट आपको समझ में आया। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और कंसेप्ट। पियाजे का कंसेप्ट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये इन्फॉर्मेशन है मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जेबीटी का, नॉन मेडिकल का और आर्ट्स के। जो भी बच्चे जो भी बैच लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये बैच मिल जाएगा। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 10 टेस्ट लेना चाहते हैं 499 में, और 10 टेस्ट के साथ एचपीजीके के नोट्स 799 में आपको मिलेंगे। सो जो भी बच्चे ये सीरीज लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। सो ये था सेशन। सो सब अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाइए, सब्जेक्ट पे कमांड रखिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।